हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज का पार्ट 5, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, गैसों के विनिमय की। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं गैसों का विनिमय। किसकी बात करने वाले हैं, गैसों के विनिमय की। एक होता है गैसों का विनिमय और एक होता है गैसों का परिवहन। ठीक, एक होता है गैसों का विनिमय और एक होता है गैसों का परिवहन। ठीक है, ये दोनों अपने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे विनिमय की और कल वाली क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, गैसों के परिवहन की। अब इसके अंदर क्या डिपेंड होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि जैसे यह है वायुमंडलीय O2, इसको कहाँ तक पहुँचाना है, कोशिकाओं में उत्पन्न होती है CO2। इस CO2 को कहाँ पे पहुँचाना है, वायुमंडल के अंदर। तो इस वायुमंडलीय O2 को इन कोशिकाओं तक लाने की जो प्रोसेस होती है, क्या होती है, लाने की जो प्रोसेस होती है कहलाती है क्या, परिवहन। क्या कहलाती है, परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, गैसों का परिवहन। वहीं पे अपन बात करते हैं किसकी, विनिमय की। तो जब ये वायुमंडलीय वायु कहाँ पे आएगी, लंग्स के अंदर आएगी। लंग्स से कहाँ पे, कोशिकाओं में। तो यहाँ पे कोशिकाओं में क्या होगा कि यहाँ पे O2 और CO2 के आदान प्रदान की, यहाँ से क्या आएगी O2, यहाँ से क्या जाएगी CO2। तो इस O2 और CO2 के आदान प्रदान की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, विनिमय। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन कोशिकाओं में O2 और CO2 का आदान प्रदान किस प्रोसेस के तहत होता है। तो आज हम बात करेंगे गैसों के विनिमय की। ठीक है, गैसों के विनिमय की बात करते हैं हम। तो क्या आता है कि जो गैसों का जो विनिमय का जो मुख्य स्थल होता है वो होता है क्या, कूपिकाएं। तो क्या पहला पॉइंट आता है कि विनिमय का प्रमुख स्थल जो होती है वो होती है क्या, कूपिकाएं। लेकिन क्या होता है कि कुछ मात्रा में रक्त एवं क्या होता है, कोशिकाओं में भी, रक्त एवं कोशिकाओं में क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में रक्त एवं कोशिकाओं में क्या होगा, गैसों का विनिमय होता है। मेरे पास नेक्स्ट पढ़ना था कि गैसों के विनिमय को निर्धारित करने के लिए क्या आती है, दाब प्रवणता। तो गैसों का जो विनिमय होता है वह होता है दाब प्रवणता व सांद्रता के अनुरूप। यानी कि इसका कहने का मतलब है, अगर यदि O2 गैस की दाब प्रवणता ज़्यादा है या O2 गैस की सांद्रता ज़्यादा है तो वो आसानी से विकसित हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे CO2 की दाब प्रवणता और सांद्रता अधिक है तो CO2 का विनिमय हो जाता है। तो दाब प्रवणता और सांद्रता जो होती है वह गैसों के विनिमय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि दाब प्रवणता और सांद्रता के अतिरिक्त गैसों की घुलनशीलता क्या आती है, गैसों की घुलनशीलता। गैसों की घुलनशीलता जो होती है यह भी गैसों के विनिमय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कि दाब प्रवणता और सांद्रता जो होती है वह गैसों के विनिमय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि जो गैसों की घुलनशीलता होती है वह भी अपनी गैसों के विनिमय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे गैसों की घुलनशीलता की। गैसों की घुलनशीलता की बात करते हैं तो CO2 की जो घुलनशीलता होती है वह ज़्यादा होती है किससे, O2 से। लगभग यह है 25 गुना अधिक होती है। कितना अधिक होती है, 25 गुना। यानी कि CO2 की घुलनशीलता जो होती है O2 की तुलना में ज़्यादा होती है और ये 25 गुना अधिक होती है। अब क्या होता है कि गैसों के विनिमय का जो प्रमुख स्थल होता है वो कूपिकाओं में होता है। अब कूपिकाएं किस प्रकार से होती है, कितने स्तर की होती है, उसके अंदर गैसों का विनिमय कैसे होता है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ठीक, तो हमने एक डायग्राम बनाया गया किसका, कूपिका का। किसका, कूपिका का। क्योंकि गैसों के विनिमय का जो मुख्य स्थल होता है वो कौन होता है, गैसों के विनिमय का जो मुख्य स्थल होता है वो कूपिकाएं होती है। अब इन गैसों के विनिमय के अंदर कूपिकाओं की जो भित्ति होती है कितने प्रकार की होती है, इसकी क्या मोटाई होती है, क्या इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, उसकी बात अब हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है, तो यहाँ से क्या होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा यहाँ पे, गैसों का आदान प्रदान होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वायु आएगी। अब इस वायु के अंतर्गत क्या होगा, O2 भी होगी और
CO2 भी होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, O2 भी आएगी, CO2 भी आएगी, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होगा। अब इस कोशिका की जो भित्ति होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी कि 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती है। कोशिका की जो भित्ति होती है मुख्यतः 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती है। इसके अंतर्गत ये भित्ति आती है, ये आती है किसकी, सेल की एपिथेलियम। ये क्या आएगी, सेल की एपिथेलियम, ठीक है, ये होती है सेल की एपिथेलियम। इसके बाद जो ये सबसे ये होती है आंतरिक भित्ति। इसके बाद जो बाहरी भित्ति आती है ये होती है हमारे पास रक्त कोशिका की अंतःकला। क्या होती है, रक्त कोशिका, रक्त कोशिका की अंतःकला, ठीक है। सेल के एपिथेलियम और रक्त कोशिका की जो अंतःकला होती है, इसके बीच के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आधारीय तत्व। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आधारीय तत्व, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारे पास आधारीय तत्व, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहेगा, आधारीय तत्व। ये बना रहेगा हमारे पास क्या है, ये बना रहेगा क्या है, आधारीय तत्व, आधारीय तत्व, ठीक है। सेल के एपिथेलियम और रक्त कोशिका की अंतःकला के बीच में आधारित तत्व भरा हुआ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है यहाँ पे ये आती है कि इन तीनों भित्तियों की जो मोटाई होती है वह 1 mm से भी कम होती है, यानी कि लेस देन 1 mm, ठीक है। क्या आएगी, लेस देन 1 mm। इन तीनों भित्तियों की मोटाई जो होती है वो लेस देन 1 mm होती है। इसी मोटाई के कारण क्या होता है कि जो ये मोटाई आई है हमारे पास, ये क्या है, ये मोटाई आई है। तो इसी मोटाई के कारण क्या होती है कि कोशिकाओं में O2 और CO2 का आदान प्रदान जो होता है वह वायु कोशिकाओं से लेकर कहाँ तक हो जाता है, कोशिकाओं में हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ये मोटाई आई है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिकाओं की भित्तियों की मोटाई कितनी होती है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इसकी मोटाई 1 mm ही होती है, जबकि लगता है इस ये बहुत मोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही बारीक सी होती है। ये हमने डायग्राम समझाने के लिए इतनी मोटी सी बनाई है, बाकी इसकी मोटाई, तीनों की मोटाई होती है 1 mm। इसी कारण क्या होता है कि वैसे जो होती है O2 और CO2 की आसानी से चली जाती है। तो हमने ये बात की किसके लिए, कोशिकाओं के लिए। अब हम बात करेंगे कि गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं से लेकर कोशिकाओं तक दाब प्रवणता के आधार पर कैसे होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे किसकी, कोशिका, जो मेन कोशिका मतलब गैसों के विनिमय के लिए जो मुख्य स्थल होता है वो क्या होती है, कोशिका। तो कोशिका का अपने एक डायग्राम समझ के उसको समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैसों के विनिमय को अब हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे पूरा का पूरा, ठीक। तो ये तो ये क्या हमारे पास, कोशिका, ठीक है, वायु कोशिका, इसे हम बोल सकते हैं क्या, वायु कोशिका। पहले अब हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विस्तार से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर। हार्ट हमने क्या है कि कंप्लीट पहले समझ ही रखा है कितने चैम्बर का होता है, कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर यदि ब्लड सर्कुलेशन वाला आप चैप्टर नहीं किए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हो कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जाएगा कहाँ पे आएगा, ये कोशिकाओं में, ठीक है। ये क्या, यहाँ पे क्या है, कोशिकाएं, ठीक है। अब कोशिकाओं से वापस क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, वापस कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। ये होता है एक डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम इसको समझने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे PO2 की बात करेंगे, कहाँ पे कौन सा कितना PO2 होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वातावरणीय की, कि वातावरण के अंदर PO2 कितना होता है और CO2 कितना होता है, ठीक है। PO2 और PCO2। अब हमारे पास यहाँ पे एक नई टर्म आई है, PO2 और PCO2। PO2 और PCO2 क्या होता है कि जैसे कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके अंदर O2 गैस भी है, CO2 गैस भी है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर अगर यदि हमें PO2 का दाब ज्ञात करना होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, PO2। यानी किसी एक निश्चित गैस का जो आंशिक दाब होता है उसको हम क्या कहेंगे, PO2, ठीक है। तो यहाँ पे वातावरण के अंदर जो PO2 होती है वो होती है कितनी, 159। यहीं पे PCO2 की बात करते हैं तो होती है ओनली 0.3, ठीक है। O2 क्या होगा, अंदर जाएगी, और CO2 क्या होगा, बाहर की ओर प्रवेश कर जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे PO2 का जो दाब होता है वो होता है 104 mm। वहीं पे PCO2 की बात करते हैं तो इसका होता है 40 mm। ये किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, कोशिकाओं के अंदर बात कर रहे हैं। तो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, PO2 जो होता है वो होता है 104 mm और PCO2 जो होता है वो होता है 40 mm।
ठीक है, कितना होगा 40, ये होगा Hg के अंदर। यहाँ से क्या होगा कि O2, यहाँ पे जो O2 है वो तो कहाँ पे चली जाएगी, पुपुष्य शिरा के अंदर। ये यहाँ पे क्या होती है, पुपुष्य शिरा, ठीक है। पुपुष्य शिरा जो होती है वो ब्लड को कोशिकाओं से कहाँ पे लाती है, हार्ट के अंदर लाती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे PO2 जो होगा वो होगा 90 mmHg और PCO2 जो होगा वो होगा 40 mmHg, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि PO2 जो होगा वो होगा 95 mmHg और PCO2 जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे PCO2 होगा 40 mmHg, ठीक है। पुपुष्य शिरा ब्लड को कहाँ पे लाएगी, हार्ट के अंदर लाएगी। आपको पता है ये होता है लेफ्ट आर्टरिया, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट आर्टरिया और ये होता है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ से क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो ये कौन सा ब्लड आता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरिया। लेफ्ट आर्टरिया से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है कि सिस्टमिक धमनी होती है। अब यहाँ पे क्या आएगी, सिस्टमिक धमनी। सिस्टमिक धमनी जो होती है ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है, कोशिकाओं में, ऊतक में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, ऊतक या फिर कोशिकाओं में। यहाँ पे भी अपन बात कर लेते हैं PO2 और PCO2 की। तो यहाँ पे भी PO2 जो होता है वो होता है 95 mmHg, कितना 95 mmHg। वहीं पे अगर यदि हम बात करते हैं किसकी, PCO2 की, तो PCO2 जो होता है वो होता है यहाँ पे भी 40 mmHg। लेकिन क्या होगा कि ये ब्लड अब कहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे है, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे आ गया, सिस्टमिक धमनी की सहायता से कहाँ पे आ गया, सेल या ऊतक के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, समझने के लिए अपने पास आसानी रहेगी। इसको भी यहाँ से ना पाके एक बार यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि O2 जो होती है वह कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगी और CO2 जो होती है, क्या CO2 वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये रेड जो दिख रहा है इस सारा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला, ठीक है। पुपुष्य शिरा और सिस्टमिक धमनी। लेकिन अब क्या होगा कि सिस्टमिक शिरा, ये क्या होगी, अब सिस्टमिक शिरा, सिस्टमिक शिरा जो होती है ये लेके जाती है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इस यहाँ पे अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं किसकी, PO2 और PCO2 की, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगा PO2 जो हो जाएगा 40 mmHg, वहीं पे अब PCO2 क्या हो जाएगा 45 mmHg, ठीक है। ये चेंज जो होता है मुख्यतः सेल्स या ऊतक केंद्रीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे O2 भी आती जाती रहती है, CO2 भी आती जाती रहती है, तो यहाँ पे लगभग बराबर से होता है। लेकिन जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक शिरा के अंदर आएगा तो यहाँ पे PO2 जो होता है वो 40 mmHg हो जाता है और PCO2 जो होता है वो 45 mmHg होता है। अभी सिस्टमिक शिरा लेके जाएगी राइट आर्टरिया जो लेके जाएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा कि जो पुपुष्य धमनी होती है, क्या होती है, पुपुष्य धमनी की सतह से कहाँ पे जाएगा, अब कोशिकाओं में चला जाएगा। यहाँ से अब क्या होगा, CO2, यहाँ पे क्या होगा CO2, यानी कि CO2 जो होती है कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाएगी। कोशिकाओं से क्या आई थी, O2, वापस क्या आ गई CO2 कहाँ पे उत्पन्न हुई, कोशिकाओं में उत्पन्न। तो गैसों के विनिमय का यही मतलब होता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे हुआ। यहाँ पे जैसे वायुमंडलीय आई, कोशिकाओं के अंदर पहुंची, यहाँ पे इसका ये दाब था, इसके बाद ये पुपुष्य शिरा के अंदर इसका दाब इतना हो गया, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं गैसों का आदान प्रदान रक्त और कोशिकाओं के अंदर भी होता रहता है। लेकिन जब ये मेन सेल्स के अंदर पहुँचती है तो यहाँ पे O2 का और CO2 का ज़्यादा आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। तो PO2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 mmHg और PCO2 कितना हो जाएगा 45 mmHg। तो ये था क्या, गैसों का विनिमय, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे गैसों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। गैसों का परिवहन का मतलब होता है कि O2 का परिवहन कैसे होगा, CO2 का परिवहन कैसे होगा, किस माध्यम की सहायता से होगा, ठीक है। तो ये बात है किसकी, गैसों का विनिमय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय